हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट वेक्टर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे। तो ये वेक्टर जो है वो एक डायनेमिक एरे है विच इज़ बिल्ट इन सी प्लस प्लस। ओके, ऑल्सो अगर इससे पहले आपने स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एरे का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए। एंड इंसर्शन इन एरेस एंड डिलीशन इन एरेस, ये दो वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए। उनमें मैंने इंसर्शन एंड डिलीशन एट डिफरेंट पोजीशन की बात की थी एंड उनकी रिस्पेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी। एक बार आप वो देख लोगे तो यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करने में वगैरह में हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर इन सी प्लस प्लस को। ठीक है, तो वेक्टर जो है वो बेसिकली एक डायनेमिक एरे है। तो इसको पहले तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो जैसे इंटीजर एरे हो सकता है, डबल एरे हो सकता है, स्ट्रिंग एरे हो सकता है, वैसे ही वेक्टर भी इंटीजर का हो सकता है, डबल का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर, फिर एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं डेटा टाइप। मान लो मुझे इंटीजर का वेक्टर चाहिए तो डेटा टाइप इज इंट एंड नेम ऑफ द वेक्टर, लेट्स से नेम ऑफ द वेक्टर इज ए। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल का नेम होता है। ऑल्सो मुझे ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, नाउ सबसे पहले समझते हैं अबाउट इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ वेक्टर। ठीक है, तो इंसर्शन में तीन पोजीशंस पे समझेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द वेक्टर, एट द एंड ऑफ द वेक्टर एंड एट अ गिवन इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो जो स्टैटिक एरे था हमारा उसमें इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे कांस्टेंट टाइम का ऑपरेशन था। ठीक है, वर्स्ट केस में भी वो कांस्टेंट था। वेक्टर में व्हेन यू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑन एन एवरेज कांस्टेंट होता है, बट वर्स्ट केस में वो बिग ऑफ एन चला जाता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। सबसे पहले तो अगर मुझे एट द एंड ऑफ द वेक्टर कोई एलिमेंट पुश करना है, कोई इंसर्ट करना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है ए डॉट पुश बैक 10। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वेक्टर ए में एंड में पुश करेगा एलिमेंट 10 को, मतलब इंसर्ट करेगा 10 को। नाउ लेट मी से 20 एंड नाउ लेट मी से 30। ठीक है, तो इसने 10, 20, 30 ऐसे तीन एलिमेंट्स पुश कर दिए, इंसर्ट कर दिए एट द एंड ऑफ द वेक्टर। अब मैं एक काम करता हूँ, एक ट्रावर्स फंक्शन लिखता हूँ विच विल बेसिकली प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जिससे कि हम क्रॉस वेरीफाई कर पाए कि हमने जो इंसर्शन किया है वो हो गया है कि नहीं। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक और पुश कर देता हूँ 40। ठीक है, नाउ ट्रावर्स फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड ट्रावर्स वेक्टर इंट एंड आई विल से एम% ए। एम% ए मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पास बाय रेफरेंस हो। हालांकि ट्रावर्स फंक्शन में मैं वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूं, लेकिन अगर मैं उसको पास बाय वैल्यू करता तो यहाँ पे अगर n एलिमेंट्स होते वेक्टर में, तो उन n एलिमेंट्स वाले वेक्टर की यहाँ पे कॉपी क्रिएट होती, उसमें टाइम लगता। ठीक है, ये मैंने पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर्स वाला जो वीडियो है और रेफरेंस वेरिएबल्स एंड पॉइंटर वेरिएबल्स, ये दो वीडियो में बहुत डिटेल में सब समझाया है। ठीक है, अब मुझे इसको ट्रावर्स करना है। अब ट्रावर्स करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अभी के लिए एक सिंपल तरीका मैं लिख लेता हूं, जहां पे मैं n को कहूंगा a डॉट साइज, मतलब a में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे करंटली n की वैल्यू 4 होगी। उसके बाद मैं कहूंगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस प्रिंट द एलिमेंट एट द ith इंडेक्स। ठीक है, एंड आई विल लीव वन न्यू लाइन हियर। ठीक है, सो इसको एक बार कंपाइल करके रन करते हैं। तो ये कंपाइलेशन हो गया, इसको रन करते हैं। तो 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो रहा है, मतलब कि 10 सबसे पहले इंसर्ट हुआ, फिर उसके पीछे 20, फिर उसके पीछे 30, उसके पीछे 40। तो हमें यहाँ पे जब हमने 0 to n-1 ट्रावर्स किया तो 10, 20, 30, 40 हमें मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे ऑन एवरेज टेक्स कांस्टेंट टाइम, टेक्स बिग ऑफ 1 टाइम। ठीक है, ऑन एन एवरेज याद रखना। स्टैटिक एरे में जब हमें इंसर्ट करना था एट द एंड, तो वो वर्स्ट केस में बिग ऑफ 1 था, वो हर बार बिग ऑफ 1 था। ये ऑन एन एवरेज बिग ऑफ 1 टाइम लेता है। वर्स्ट केस में इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे टेक्स बिग ऑफ n टाइम। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो, ये डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन करता है, मतलब कि ये ड्यूरिंग रन टाइम मेमोरी अलोकेट करता है। तो बेसिकली होता क्या है,
इनिशियली आपका एरे एम्प्टी है, वेक्टर एम्प्टी है, एरे मैं इस वीडियो में अगर एरे बोल रहा हूँ तो आई मीन डायनेमिक एरे, ठीक है। वेक्टर एम्प्टी है, फिर जब आप पहला एलिमेंट इसमें इंसर्ट करते हो या पुश करते हो तो ये एक एलिमेंट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। मान लो आपने एलिमेंट इंसर्ट किया 10। अब जब आप और एक एलिमेंट इंसर्ट करते हो और अगर ये जितनी मेमोरी इसने अलोकेट की है वो अगर फुल हो गई है तो वो उसका डबल मेमोरी अलोकेट कर देता है। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक एलिमेंट है तो अब दो एलिमेंट की मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, तो 10 एंड 20। अब जब मैं वापस नया एलिमेंट इंसर्ट करने जाऊंगा तो अब वापस मेमोरी जितनी अलोकेट की थी वो फुल हो गई। तो जब भी फुल हो जाती है तब हम जितनी करंटली अलोकेटेड होती है उसका डबल कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा 10, 20, 30 एंड दिस विल बी लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट की कैपेसिटी थी, दो एलिमेंट की मेमोरी अलोकेटेड थी और ये फुल हो गया था, तो जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करने गए तो इसका डबल इसने कर दिया, मेमोरी अलोकेट कर दिया, ठीक है। अब जब आप इंसर्ट करोगे कोई एलिमेंट तो वो आएगा, तो इसके लिए नई मेमोरी नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि एक ऑलरेडी स्पेस है, तो ये 10, 20, 30, 40 हो जाएगा। अब आप और एक नया एलिमेंट अगर 50 इंसर्ट करते हो तो इसकी जितनी मेमोरी अलोकेटेड थी, जो भी कैपेसिटी थी वो फुल है, तो ये करंटली जितनी है उसकी डबल टोटल ओवरऑल अलोकेट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सो 10, 20, 30, 40 एंड चार एलिमेंट्स थे तो चार और स्पेसिस ये क्रिएट कर देगा एंड एक एलिमेंट जो आपने इंसर्ट किया उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 इंसर्शन तक इसको नई मेमोरी अलोकेट नहीं करनी पड़ेगी, वो यहाँ यहाँ और यहाँ पे अलोकेट कर देगा। उसके बाद वो 16 साइज का वेक्टर अलोकेट कर देगा, 16 इंटीजर्स की मेमोरी अलोकेट कर देगा व्हेन यू इंसर्ट द 9th एलिमेंट। तो बेसिकली जो ये ऑपरेशंस है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पोजीशन खाली थी और आपने इंसर्ट किया तो ये 40 आ गया, तो ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। बट यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं, जब हमारे पास 4 एलिमेंट है और कैपेसिटी भी 4 है, और जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करने जाते हैं तो करंट कैपेसिटी 4 है, तो वो 8 एलिमेंट की कैपेसिटी अलोकेट कर देगा, ठीक है। तो 8 एलिमेंट की मेमोरी अलोकेट करना, उसको मान लो अलग जगह पे अलोकेट किया है, ठीक है। तो अलग जगह पे अगर अलोकेट किया है तो ये पहले 4 एलिमेंट को कॉपी करना वगैरह, तो इसमें बिग ऑफ एन टाइम लग जाता है। तो ये एक एलिमेंट इंसर्ट करने में बिग ऑफ एन टाइम लग गया, ठीक है। उसके बाद वापस 3 एलिमेंट्स इंसर्ट करने का कांस्टेंट टाइम होगा, उसके बाद वापस एक एलिमेंट इंसर्ट करने में बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, उसके बाद वापस 7 एलिमेंट्स इंसर्ट करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा क्योंकि कैपेसिटी में एलिमेंट्स की जगह खाली होगी, जैसे कि यहाँ पे खाली है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, आप एक बात समझो, अगर आपके घर में कबर्ड है, ठीक है, उसमें आप बुक्स रखते हो और उस कबर्ड में 20 बुक्स की कैपेसिटी है, आपने 20 बुक्स रखी। अब मान लो आपकी 21st बुक आ गई, ठीक है, तो क्या आप 21 बुक्स रहेगी उतनी साइज का कबर्ड बनाओगे? नहीं, क्योंकि फिर जब 22nd बुक आएगी तो वापस नया कबर्ड बनाना पड़ेगा। अब फिर आपने 22 की कैपेसिटी का बनाया तो वापस नई बुक आएगी तो वापस 23 साइज की कैपेसिटी का बनाना पड़ेगा कबर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली अगर 20 बुक्स की कैपेसिटी का कबर्ड है और आपने नई बुक्स खरीदी और आपको कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आप 30 या 40 बुक्स रह जाए उतनी कैपेसिटी का कबर्ड बनाओगे ना, ताकि नेक्स्ट 10-20 बुक्स तक नया कबर्ड ना बनाना पड़े। फिर 40 बुक्स के बाद अगर नई बुक आएगी तो वापस आप 60 या 70 बुक्स कंटेन कर सके उतना कबर्ड बनाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी हिसाब से कुछ यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो इसके लिए दो वेरिएबल्स है, साइज एंड कैपेसिटी। साइज जो है मतलब दो फंक्शंस है एक तरह से वेक्टर के, जो कि डिनोट करते हैं साइज एंड कैपेसिटी। साइज क्या डिनोट करता है कि करंटली कितने एलिमेंट्स इंसर्टेड है, एंड कैपेसिटी डिनोट करता है कि करंटली कितने एलिमेंट्स की मेमोरी अलोकेटेड है। फॉर एग्जांपल इस कॉन्फ़िगरेशन में साइज जो है वो 5 है लेकिन कैपेसिटी 8 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर जब साइज भी 8 हो जाएगी और कैपेसिटी भी 8 हो जाएगी, तब 9th एलिमेंट जब इंसर्ट करना होगा तो कैपेसिटी 8 से 16 हो जाएगी और साइज 8 से 9 हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ऑपरेशन करने में बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, बट
जब साइज 9 होगी और कैपेसिटी 16 होगी तो नेक्स्ट 7 एलिमेंट्स को इंसर्ट करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा, क्योंकि नई मेमोरी अलोकेट नहीं करनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस साइज कैसे बढ़ेगी? बाय डिफॉल्ट दोनों जीरो होंगे, फिर साइज 1 होगी, कैपेसिटी 1 होगी, फिर साइज 2 होगी, कैपेसिटी 2 होगी, फिर साइज 3, 4, 5 ऐसे बढ़ेगी, एंड कैपेसिटी 4, 8, 16 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, कैपेसिटी कब डबल होती है? जब साइज और कैपेसिटी सेम हो जाते हैं एंड यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, उस टाइम पे कैपेसिटी डबल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कुछ ऑपरेशंस बिग ऑफ एन टाइम के होते हैं, कुछ कांस्टेंट टाइम के होते हैं। बट ये बिग ऑफ एन टाइम के अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर साइज 9 है और कैपेसिटी 16 है, ठीक है, तो जब आप ये 9 के बाद 7 एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे तो वो सारे कांस्टेंट टाइम में जाएंगे, फिर एक इंसर्शन बिग ऑफ एन टाइम में जाएगा, फिर उसके बाद 15 एलिमेंट्स दैट इज 2⁻⁴ - 1 उतने कांस्टेंट टाइम में जाएंगे। तो जब आप इनका एवरेज करोगे, एवरेज क्या होता है? टाइम टेकन बाय ईच ऑपरेशन का सम, कोई कांस्टेंट होगा, कोई बिग ऑफ एन होगा एंड सो ऑन, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो ये जब आप करोगे तो ऑन एन एवरेज कांस्टेंट ही आता है। बट वर्स्ट केस जब कैपेसिटी उसको डबल करनी होती है, वो एक ऑपरेशन बीच बीच में कुछ ऑपरेशन के लिए बिग ऑफ एन टाइम लेता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑन एवरेज इट टेक्स कांस्टेंट टाइम बट वर्स्ट केस इज बिग ऑफ एन टाइम। अब मैंने यहाँ पे इसीलिए 4 एलिमेंट को इंसर्ट किए थे। क्यों? क्योंकि 4 जब एलिमेंट इंसर्टेड है तो साइज भी 4 है और कैपेसिटी भी 4 है। अब मैं जब नया एलिमेंट इंसर्ट करूँगा और इसके बाद अगर मैं साइज और कैपेसिटी प्रिंट करूँ, एक तो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ a डॉट साइज, ठीक है, एंड a डॉट कैपेसिटी, ठीक है, और इन्हीं दोनों को मैं ये a डॉट पुश बैक 50 के बाद प्रिंट करता हूँ और ये ट्रावर्स को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ एंड इफ़ आई कंपाइल इट एंड इफ़ आई रन इट, तो आप देखो यहाँ जब मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट किए उसके बाद साइज भी 4 थी, कैपेसिटी भी 4 थी। फिर जब मैंने 5th एलिमेंट इंसर्ट किया उसके बाद साइज 5 है लेकिन कैपेसिटी कितनी है? 8 है, राइट। तो जब तक साइज 8 नहीं हो जाती तब तक कांस्टेंट टाइम लगेगा, फिर एक ऑपरेशन में बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, फिर वापस कुछ ऑपरेशंस में कांस्टेंट, फिर बिग ऑफ एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इट इज कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है वेक्टर का वेक्टर स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू स्टैटिक एरे। स्टैटिक एरे में इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द एरे वाज ऑलवेज अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। ठीक है, वर्स्ट केस में भी। तो ये हो गया इंसर्शन एट द एंड ऑफ द एरे। अब इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे समझते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे एट द बिगिनिंग ऑफ द वेक्टर इंसर्ट करना है तो वो बिग ऑफ एन टाइम ही लगेगा। ठीक है, जैसा कि स्टैटिक एरे में भी लगता था, क्योंकि हमें राइट शिफ्ट करने होते हैं सारे एलिमेंट्स। यहाँ पे ये इंटरनली सब कर लेगा। तो दिस इज बिग ऑफ एन टाइम एंड इंसर्टिंग एट अ गिवन इंडेक्स इज ऑल्सो बिग ऑफ एन टाइम। राइट शिफ्ट क्या होता है, बिग ऑफ एन टाइम क्यों होता है, अगर आप नहीं क्लियर हुआ है तो इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरेज, स्टैटिक एरेज, वो जो मैंने वीडियो 2 बनाए हैं इससे पहले वो देख लीजिए, इसमें मैं वो वापस डिटेल में कवर नहीं कर रहा। ठीक है, सो इंसर्टिंग एट दी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? सो आई कैन राइट a डॉट इंसर्ट, और मुझे कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करना है काइंड ऑफ पॉइंटर मुझे देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ a डॉट बिगिन। a डॉट बिगिन जो है वो एक तरह से पॉइंट करता है एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। तो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है और क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है? लेट्स से 100। तो ये हो जाएगा एट द स्टार्ट ऑफ द एरे विच विल टेक बिग ऑफ एन टाइम, क्योंकि उसको बाकी एलिमेंट्स को एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, काइंड ऑफ मैं एक स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग की बात करूँ, तो अगर मेरे वेक्टर में मान लो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड इफ आई वांट टू इंसर्ट 100, तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो इनिशियल एलिमेंट का एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, 100 वहीं पे आएगा और ये सारे एलिमेंट्स एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो 5 4 3 2 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो है 1 और 100 इसका एड्रेस सेम होगा, ये हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर 1 और 100 का एड्रेस सेम है इसका मतलब इन सभी एलिमेंट्स ने एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट किया होगा, और राइट शिफ्ट करेंगे तो एक लूप लगेगा जो कि बिग ऑफ एन टाइम में होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके बाद एक ट्रावर्स फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि 100 एट द स्टार्टिंग इंसर्ट हो गया है कि नहीं। ठीक है, फिलहाल ये कैपेसिटी और साइज को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ट्रावर्स को अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये साइज हो गई, ये कैपेसिटी। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50 ये हमने इंसर्ट किया, फिर हमने 100 को स्टार्टिंग में इंसर्ट किया, तो 100, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, लेट मी कंपाइल इट एंड लेट मी रन इट। तो देखो पहला ट्रावर्सल में क्या आया, 10, 20, 30, 40, फिर मैंने पुश बैक किया 50, तो वो एंड में पुश बैक हो गया। उसके बाद मैंने बिगिनिंग में इंसर्ट किया 100 और फिर मैंने प्रिंट किया, तो 100, 10, 20, 30, 40 ये आ गया आउटपुट। ठीक है, अब एक चीज़ करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, जब मैंने 100 को इंसर्ट किया उससे पहले मैं प्रिंट करता हूँ ए ऑफ 0 का एड्रेस। ठीक है, और 100 को इंसर्ट करने के बाद अब ए ऑफ 0 0th इंडेक्स पे 100 है, अब मैं वापस ए ऑफ 0 का एड्रेस प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो पहले क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ। तो आप देखो 10, 20, 30, 40, फिर मैंने ए ऑफ 0 का एड्रेस प्रिंट किया, वो था 15, 36, 05, D10। फिर मैंने 100 को स्टार्टिंग में इंसर्ट किया, पहले 0th इंडेक्स पे 10 था, अब 0th इंडेक्स पे 100 है, लेकिन अभी भी एड्रेस वही है 15, 36, 05, D10। ठीक है, और फिर जब मैंने ट्रावर्स किया तो 100, 10, 20, 30, 40, 50 आ गया। इसका मतलब 10 की जगह पे 100 आया है और बाकी एलिमेंट्स एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट हुए हैं, तो ये राइट शिफ्ट होंगे, उसमें टाइम लगेगा बिग ऑफ n का। ठीक है, अब मान लो, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एड्रेसेस को। अब मान लो मुझे इंसर्ट करना है एट दी सेकेंड इंडेक्स, मतलब कि अभी है 100, 10, 20, 30, 40, 50, मुझे 20 की जगह पे 200 इंसर्ट करना है, तो आउटपुट आएगा 100, 10, 200, 20, 30, 40, 50। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से a डॉट इंसर्ट a डॉट बिगिन प्लस 2 एंड आई विल से 200। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ एंड इसको मैं रन करता हूँ। तो अब देखो 100, 10, फिर सेकेंड इंडेक्स पे, मतलब ये 100 जो था उसका पॉइंटर a डॉट बिगिन से मिला, फिर +1 यहाँ का इंडेक्स देगा और +2 जहाँ पे 200 इंसर्टेड है वहाँ का इंडेक्स देगा, तो वहाँ पे इंसर्ट हो गया 200। तो 100, 10, 200, 20, 30, 40, 50 हमें मिल गया। ठीक है, तो अब एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे मैं m% a ऑफ 2 प्रिंट करता हूँ, मतलब कि सेकेंड इंडेक्स का एड्रेस क्या है, एंड आफ्टर इंसर्टिंग 200 मैं सेकेंड इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, कंपाइल करके रन करता हूँ, तो देखो दोनों के एड्रेस सेम आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो है ये कितना टाइम लेता है, बिग ऑफ n टाइम, एंड इंसर्शन एट अ गिवन इंडेक्स। ठीक है, तो इंसर्शन एट अ गिवन इंडेक्स जो है वो भी कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ n टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा था 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, एंड अगर मैंने यहाँ पे 200 को इंसर्ट किया है, और अगर 30 का एड्रेस जो पहले था मान लो 4000 था, ठीक है, उसी एड्रेस पे अगर 200 आया है, मतलब कि 10, 20, 200, 30, 40, 50 एंड 60, और इसका एड्रेस भी 4000 है, इसका मतलब क्या कि ये सारे एलिमेंट्स एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट हुए होंगे, तो इनको राइट शिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ n। ठीक है, और ये एड्रेस सेम है, ये हमने यहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर लिया, a ऑफ 2 और a ऑफ 2 बिफोर एंड आफ्टर इंसर्टिंग 200 एट द सेकेंड इंडेक्स, दोनों का एड्रेस यहाँ पे हमें सेम मिल रहा है। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो हमारा इंसर्शन का हो गया। ठीक है, हमने इंसर्शन देख लिया एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द एरे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। अब मैं इस ट्रावर्स को भी फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, एक ही ट्रावर्सल रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब डिलीशन पे जाते हैं। तो डिलीशन भी 3 पोजीशन पे हो सकता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे, एट द एंड ऑफ द एरे एंड एट अ रैंडम पोजीशन। ठीक है, तो डिलीशन जो है
वो स्टैटिक एरे की तरह ही होता है, ठीक है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे, एट द एंड ऑफ द एरे एंड एट अ गिवन इंडेक्स, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द एरे जो है ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, इवन इन वर्स्ट केस सिंपली लास्ट एलिमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। जो बिगिनिंग है वो बिग ऑफ एंड टाइम है एंड एट अ गिवन इंडेक्स भी बिग ऑफ एंड टाइम है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मान लो ये मेरा वेक्टर है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, अगर मैं 10 को डिलीट करूँ तो फाइनली क्या आना चाहिए मेरा वेक्टर? 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। और अगर 10 का और 20 का मेमोरी एड्रेस सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे एलिमेंट लेफ्ट शिफ्ट हुए होंगे, ठीक है। ये मैंने डिटेल में बताया था इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरेज में, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट शिफ्ट होते हैं तो ये बिग ऑफ एंड टाइम लेगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस है? एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो ये हमारा बिग ऑफ एंड टाइम का केस हो जाएगा, ठीक है। एंड में लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई नई मेमोरी अलोकेट नहीं करनी होती, तो वो कांस्टेंट टाइम ही रहेगा, ठीक है। एट अ गिवन इंडेक्स में भी बिग ऑफ एंड टाइम लगेगा, क्यों? गिवन इंडेक्स अगर मान लो ये कुछ ऐसा है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, और अगर मैं 30 को डिलीट करता हूँ तो फाइनली मेरा एरे आ जाएगा 10, 20, 40, 50 एंड 60, ठीक है। और 30 का जो पहले एड्रेस था वही 40 का एड्रेस होगा अब। तो ये सारे एलिमेंट्स लेफ्ट शिफ्ट हुए होंगे एक पोजीशन, तो लेफ्ट शिफ्ट होने में भी बिग ऑफ एंड टाइम लगेगा। तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फिर आई नो जो ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मान लो साइज 9 है और कैपेसिटी भी 9 है, ठीक है। सॉरी, साइज 9 है तो कैपेसिटी 16 होगी, अगर हमने एलिमेंट्स इंसर्ट किए होंगे 9, तो उसके बाद अगर मैं एक एलिमेंट को डिलीट करता हूँ और साइज 8 हो जाती है तो क्या कैपेसिटी भी 16 से 8 हो जाती है? दैट माइट बी द क्वेश्चन। इफ यू गेट दैट क्वेश्चन लाइक दैट्स रियली गुड, इसका मतलब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। इफ़ यू डिडंट गॉट दैट्स ओके, स्टिल यू कैन पुट एफर्ट्स एंड लर्न, ओके। सो यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स समझते हैं। तो अभी के लिए हमारा जो पहले तो वेक्टर है उसको मैं प्रिंट करके एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, तो इसको मैंने बेसिकली सेव नहीं किया है, इसलिए ये पुराना कोड प्रिंट हो रहा है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ एंड रन करता हूँ। तो अभी हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैं अगर 50 को डिलीट करूँ, ठीक है, तो मुझे 50 को डिलीट करना है तो वो कैसे होगा? ए डॉट इरेज मल्टीपल वेज है, ए डॉट इरेज, ए डॉट एंड। अब ए डॉट एंड जो होता है, जैसे ए डॉट बिगिन इज ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ए डॉट एंड इज अ पॉइंटर नेक्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं करता, लास्ट एलिमेंट के बाद वाली पोजीशन को पॉइंट करता है। तो मुझे यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। उसके बाद मैं वापस ट्रावर्स करूँगा, ट्रावर्स ए, ठीक है। तो इसको कंपाइल करके रन करते हैं, तो कंपाइल हो गया एंड रन हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि 50 हमारा चला गया है। तो एक तरीका ये हो सकता है डिलीशन एट द एंड का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ए डॉट पॉप बैक। अगर मैं पॉप बैक करूंगा तो भी वो लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 50 हमारा चला गया। तो या तो आप ए डॉट इरेज, ए डॉट एंड -1 यूज करो। याद रखना, ए डॉट बिगिन इज अ pointer to the first element, is an iterator to the first element. A dot end is a pointing to the address next to the last element of the vector, not to the last element of the vector, ठीक है। तो इसलिए मुझे -1 लिखना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिलीटिंग एट द एंड ऑफ द एरे। अब अगर मुझे स्टार्टिंग में डिलीट करना है तो आई कैन से ए डॉट इरेज, ए डॉट बिगिन। सॉरी, मैं यहाँ पे कहाँ लिख रहा हूँ कमांड में मुझे यहाँ पे लिखना है, राइट। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो ए डॉट इरेज, ए डॉट बिगिन, ओके। इसको मैं कंपाइल करता हूँ एंड इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो 100 हमारा चला गया, 10, 20, 10, 200, 20, 30, 40 एंड 50 आ गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, इससे पहले 0th एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करते हैं एंड इसके बाद 0th एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करते हैं।
देखो दोनों सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब एलिमेंट्स लेफ्ट शिफ्ट हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले जो जिस पोजीशन पे 100 था अब उस पोजीशन पे 10 है, पहले जिस पोजीशन पे 10 था अब उस पोजीशन पे 200 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी हमने क्रॉस कंफर्म कर लिया। अगर ये इटरेट हो रहा है इसका मतलब शिफ्टिंग हुई है, सॉरी, अगर एड्रेस सेम दे रहे हैं इसका मतलब शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग हुई है इसका मतलब बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। अब मान लो मुझे 20 को डिलीट करना है, इस वाले 20 को। ठीक है, ये हमारा थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई विल कमेंट आउट दिस। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट एट दी एंड। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट एट बिगिनिंग। ठीक है, इस कोड को मैं नीचे जो है पिंड कमेंट में डाल दूंगा। अब मैं कहता हूँ ए डॉट इरेज ए डॉट बिगिन +3, तो ये क्या करेगा? थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर देगा। थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 20। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड लेट मी कंपाइल इट एंड लेट मी रन इट। तो यहाँ पे जो 20 था वो डिलीट हो गया है, 100, 10, 200, देन 30, 40, 50 आ गया है। पहले जो 20 का एड्रेस था वही अब 30 का एड्रेस होगा। आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो बाई प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ द थर्ड इंडेक्स। ठीक है, m% a of 3। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया डिलीशन एट अ गिवन इंडेक्स। और डिलीट एट गिवन इंडेक्स। ठीक है, तो डिलीशन और इंसर्शन दोनों हमने समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि जब हमारी साइज और कैपेसिटी दोनों 8 थी और हमने नया एलिमेंट इंसर्ट किया तो साइज 9 हो गई और कैपेसिटी 16। अब साइज 9 है और कैपेसिटी 16 है, एंड इफ आई डिलीट एन एलिमेंट तो साइज 8 हो जाएगी। क्या कैपेसिटी भी 8 हो जाएगी? नहीं, कैपेसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस एलिमेंट को इरेज करने के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कैपेसिटी कितनी? 8 होगी, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ ए डॉट साइज, ये 6 होगी, एंड ए डॉट कैपेसिटी ये 8 होगी। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो साइज 6 है, कैपेसिटी 8 है। अब अगर साइज 4 भी हो जाएगी तो भी कैपेसिटी 4 नहीं होगी। ठीक है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ दो एलिमेंट्स को डिलीट करके। सो आई विल से ए डॉट पॉप बैक एंड आई विल से ए डॉट पॉप बैक। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं वापस साइज और कैपेसिटी को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, सो जस्ट क्लियर इट, कंपाइल इट एंड रन इट। तो देखो साइज 4 हो गई लेकिन कैपेसिटी अभी भी 8 ही है, तो कैपेसिटी श्रिंक नहीं होती। अगर मैं इसको श्रिंक कराना चाहता हूँ, मतलब कि अब मुझे मान लो मेरे एरे में, अब मैं इन दोनों पॉप आउट को निकाल देता हूँ अभी के लिए। अभी मेरे पास साइज और कैपेसिटी कितनी है? साइज 6 है और कैपेसिटी 8 है। ठीक है, तो या तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों लाइन्स को भी कॉमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास साइज है 6 और कैपेसिटी है 8। ठीक है, क्योंकि ये जो एंड में मैंने दो पॉप आउट किए थे उनको निकाल दिया। अब मान लो मुझे कैपेसिटी को भी 6 कर देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जो कि मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ए डॉट श्रिंक टू फिट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं प्रिंट करूंगा ए डॉट साइज एंड ए डॉट कैपेसिटी, तो ये दोनों 6 प्रिंट होगी। ठीक है, क्योंकि हमने श्रिंक कर दिया उसको, जितना रिक्वायर्ड था उतने में। देखो पहले साइज 6 थी, कैपेसिटी 8 थी, अब साइज और कैपेसिटी दोनों 6 हो गई। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो पहले कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो रही थी? 0 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अब साइज और कैपेसिटी सेम है। अब अगर मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो कैपेसिटी को बढ़ना पड़ेगा। कैपेसिटी 2 की पावर n के मल्टीपल में ही बढ़ेगी कि डबल होगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि कैपेसिटी अब मैं इंसर्ट करूंगा 7th एलिमेंट तो साइज 7 हो जाएगी। कैपेसिटी 8 होगी, 16 होगी कि 12 होगी?
कैपेसिटी 12 होगी। एवरी टाइम व्हेन साइज एंड कैपेसिटी आर इक्वल कैपेसिटी गेट्स डबल्ड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो 2 के पावर में चलती है, 1 2 4 8 16 32, बट अगर मैंने इसको श्रिंक कर दिया है, नाउ इफ आई इंसर्ट एन एलिमेंट, if I say a dot push back 100 and after that if I say print the size and capacity, तो कैपेसिटी अब मेरी 12 आएगी, ठीक है। देखो साइज इज 7 एंड कैपेसिटी इज 12, ठीक है। सो आई होप आपको ये साइज और कैपेसिटी के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए हैं। ऑलमोस्ट जो डिफरेंट केसेस हो सकते थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। श्रिंक टू फिट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिलीशन, इंसर्शन, ये सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। डिलीशन एट द एंड में क्यों ऑन एन एवरेज कांस्टेंट टाइम लगता है एंड वर्स्ट केस में एंड टाइम लगता है, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ there are some more functions which I want to tell. First is dot empty. तो डॉट एम्प्टी जो है वो ट्रू रिटर्न करता है जब वेक्टर एम्प्टी होता है, जब वो एम्प्टी नहीं होता तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। सो इफ आई राइट ए डॉट एम्प्टी, ठीक है, तो अभी तो हमारा वेक्टर एम्प्टी नहीं है। सो अगर मैं इसको कंपाइल करूं एंड रन करूं तो इट इज प्रिंटिंग 0, 0 का मतलब फॉल्स, ठीक है। तो एरे एम्प्टी नहीं है। लेकिन एक फंक्शन होता है, अगर मैं मान लो सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देना चाहता हूं तो उसके लिए एक फंक्शन होता है ए डॉट क्लियर। ए डॉट क्लियर क्या करता है, साइज को सेट कर देता है, साइज सेट टू 0 बट नॉट कैपेसिटी। कैपेसिटी को ये चेंज नहीं करता। कैपेसिटी 7 थी तो 7 ही रहेगी, 8 थी तो 8 ही रहेगी, साइज 0 हो जाएगा। इट इज लाइक इरेजिंग ऑल द एलिमेंट्स वन आफ्टर द अदर, ठीक है। तो मेमोरी अलोकेटेड रहेगी, मेमोरी नहीं जाएगी, बट साइज आपकी 0 हो जाएगी। तो इसके बाद अगर मैं ए डॉट एम्प्टी प्रिंट करूंगा तो ये जो है ये आपको 1 प्रिंट करके देगा। क्यों? क्योंकि अब एरे एम्प्टी हो गया है। याद रखना मेमोरी अभी भी अलोकेटेड है, ठीक है। देखो अब ये 1 रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब एरे एलिमेंट्स डिलीट हो गए, इरेज हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर मैं ए डॉट कैपेसिटी प्रिंट करूंगा तो कैपेसिटी 0 नहीं हुई है, ठीक है। ये मैंने कंपाइल किया और ये मैंने रन किया, देखो कैपेसिटी 8 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एम्प्टी का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स को जैसे इरेज करना एक के बाद एक, बट मेमोरी अभी भी अलोकेटेड रहेगी, ओके। तो ए डॉट एम्प्टी हो गया हमारा, ए डॉट क्लियर आपका हो गया, एंड आपको ए डॉट कैपेसिटी जो है, ए डॉट क्लियर जो है वो कैपेसिटी को एम्प्टी नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं ट्रावर्सल के कुछ और तरीके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा जैसे कि मान लो मैं ट्रावर्स 2 लिखता हूँ और इसमें ए को पास करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं वॉइड ट्रावर्स 2 एंड आई विल से वेक्टर इंट m%a, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, साइज निकाली एंड देन वी ट्रावर्स्ड सिंपली, ठीक है। एक और ट्रावर्सल का क्या तरीका होता है, यूजिंग इटरेटर्स। इटरेटर्स आर लाइक पॉइंटर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है। सो आई कैन राइट वेक्टर इंट कॉलन कॉलन इटरेटर। दिस इज डिफाइनिंग एन इटरेटर ऑफ वेक्टर टाइप, ठीक है। जैसे कि हम इंटीजर पॉइंटर के लिए इंट स्टार ए लिखते हैं, वैसे ही ये वेक्टर का इटरेटर है। एंड लेट्स से द नेम ऑफ द इटरेटर इज IT, सो आई विल से इट इज इक्वल टू ए डॉट बिगिन, ठीक है। मतलब इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट। नाउ वाइल IT इज नॉट इक्वल टू ए डॉट एंड, आई वुड से जब तक ये ए डॉट एंड के बराबर नहीं हो जाता। ए डॉट एंड क्या था, इट इज नॉट द पॉइंटिंग टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर, इट इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस आफ्टर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। सो आई विल से प्रिंट द एलिमेंट पॉइंटेड बाय इटरेटर। अब जैसे हम डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करते थे पॉइंटर में, वैसे यहाँ पे भी मुझे डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई विल से इटरेटर प्लस प्लस, मतलब कि वो नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है। एंड हियर आई विल प्रिंट न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। फॉर इटरेटर IT इज इक्वल टू ए डॉट बिगिन, इटरेटर इज नॉट इक्वल टू एंड, इटरेटर प्लस प्लस, दोनों चीज सेम ही है, ठीक है। सो लेट मी क्लियर दिस, लेट मी कंपाइल इट एंड लेट मी रन इट। तो देखो यहाँ पे 100 एक ही ट्रावर्सल को रखते हैं अभी के लिए, इस ट्रावर्सल को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी क्लियर इट
लेट मी कंपाइल इट एंड लेट मी रन इट। तो एक हमने ट्रावर्सल यहाँ पे किया, वो आया 110, 200, 30, 40, 50 एंड एंड में मैंने ट्रावर्स 2 किया, उसने भी सेम रिजल्ट हमें दिया। ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं ट्रावर्स 3, इसमें बहुत माइनर चेंज है, या तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। ये जो हमने वेक्टर इटरेटर लिया है इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। ठीक है, सी प्लस प्लस क्या प्रोवाइड करता है, एक ऑटो कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो जब भी आप ऑटो करके कोई वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हो तो उसमें आप जो भी वैल्यू फिल इन करते हो, जैसे मैं ए डॉट बिगिन फिल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। तो ऑटो इटरेटर क्या करता है, सॉरी ऑटो कीवर्ड क्या करता है, वो समझ लेता है कि इसको जो वैल्यू असाइन हुई है उसके बेसिस पे इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट वेक्टर इटरेटर ले लेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको क्लियर कर दूं एंड ये वार्निंग दे रहा है बट इट विल वर्क, एंड इसको मैं रन करूं तो इट इज स्टिल वर्किंग। ठीक है, तो आप ऑटो इटरेटर जल्दी में इस तरह से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो वेक्टर इटरेटर इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ 2 मोर फंक्शंस। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है या किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्टली इंडेक्स से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो आई कैन से ए ऑफ 4, इट विल प्रिंट द 5th एलिमेंट। ठीक है, अनदर थिंग इज आई कैन से प्रिंट ए ऑफ ए डॉट बिगिन +4। ठीक है, ये भी 4th इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करेगा। Another way I can do is just a second, a dot begin +4, this will be the iterator। okay, फिर आपको नहीं, ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑटो इटरेटर इज इक्वल टू a डॉट बिगिन आपने ले लिया, उसके बाद आप कह सकते हो डी रेफरेंस इटरेटर +4। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, 4th इंडेक्स इटरेटर ए डॉट बिगिन है, उसके बाद 4th इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करना है। एक ये तरीका हो सकता है। अगर आपको फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए होता है ए डॉट बैक, ये आपको लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके देगा, एंड एक होता है ए डॉट फ्रंट, ये आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड लेट मी कंपाइल इट, एंड ये वार्निंग दे रहा है ऑटो के लिए, दैट्स फाइन, एंड मैं रन करता हूँ। तो देखो इसने 40 प्रिंट किया विच वाज एट द 4th इंडेक्स, राइट, 4th इंडेक्स पे 40 था, हम यहाँ ट्रावर्सल में देख रहे हैं। फिर ए डॉट बैक में इसने 50 प्रिंट किया विच वाज द लास्ट एलिमेंट, एंड ए डॉट फ्रंट में इसने 100 प्रिंट किया विच वाज द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सो दीज वर द थिंग्स अबाउट द वेक्टर। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। इसका एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू स्टैटिक एरेस की, हम जैसे कि वहाँ पे अगर मान लो हमने 100 साइज का एरे डिक्लेयर किया और हमारी रिक्वायरमेंट 50 की हुई तो स्पेस वेस्ट होगी, और रिक्वायरमेंट अगर 135 एलिमेंट्स की हुई तो इनसफिशिएंट होगा। यहाँ पे दोनों में से कोई भी केस नहीं आएगा। बट कुछ केसेस जैसे इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द एरे, ये जो है वो ऑन एन एवरेज बिग ऑफ 1 टाइम हो जाते हैं, एंड वर्स्ट केस में बिग ऑफ n टाइम लेते हैं कुछ ऑपरेशंस में, राइट। तो वो एक थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। बाकी बिहाइंड द सीन्स वो जब हम इंसर्शन एट द बिगिनिंग वगैरह करते हैं तो राइट शिफ्ट करना एलिमेंट्स, डिलीशन के टाइम लेफ्ट शिफ्ट करना, मेमोरी अलोकेट करना, डी अलोकेट करना, ये सब ये खुद से करता है, तो इसका लिए हमें वरी नहीं करना। ठीक है, और आपको साइज और कैपेसिटी में भी डिफरेंस समझ में आया होगा, एंड क्लियर, इरेज, इटरेटर, देन एम्प्टी, साइज, ये सारे फंक्शंस के बारे में भी समझ में आया होगा। आई होप कि बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर है, एंड मूविंग फॉरवर्ड जब हम वेक्टर यूज़ करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ऑल्सो वेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट पास बाय वैल्यू होते हैं, तो अगर 100 साइज़ का वेक्टर आप पास बाय वैल्यू करते हो तो वो 100 साइज़ की एक कॉपी बनेगा, वो उसका टाइम लेगा। बेटर है अगर आपको चेंजेस को मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट करना है तो आप उसको पास बाय रेफरेंस करें। ठीक है, पास बाय वैल्यू, रेफरेंस, पॉइंटर्स, इन सब में कन्फ्यूजन है तो मैंने 2 वीडियो इस सीरीज़ में बनाए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। थैंक यू।